नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा मेंटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडीज 2020। जी हाँ बच्चों, सोशल स्टडीज 2020। पिछली क्लास को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, और हमने पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर उसमें कवर किए थे। तो आज आपके लिए और धमाकेदार और जोरदार, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं ज्योग्राफी के 4 चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों इसको पढ़ डाला तो पेपर हो जाएगा झिंगा लाला। तो शुरू करते हैं अपनी चैप्टर्स को। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 है बेटा वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात करें तो ओनली 1% वाटर ऑन प्लैनेट अर्थ इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, यानी पृथ्वी पर केवल 1% जल ही है जो मानव के प्रयोग में आ सकता है। ठीक है, और पेयजल सिंचाई तथा आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी है, यानी कि बहुत कम पीने का पानी जो है यहाँ पर उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट, आज देखिए सीधी सी बात यह है कि पानी का सदुपयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में हमें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जल प्रबंधन में हम किस किस बातों का अध्ययन करते हैं? हम बात करते हैं जल के वितरण की, यानी कि जल का डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, पानी और जो प्रक्रियाएं चल रही है उनका विकास कैसे हो, और सुव्यवस्थित उपयोग कैसे हो, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ सकती है वो कैसे कैसे शामिल की जाए, इन सबको इसमें शामिल करते हैं। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वाटर का। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। व्हाट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? तो सीधा सा बात है भाई, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होगा? जिसमें एक साथ बहुत सारे पर्पज हो, एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को साधा जाए। तो यानी यहाँ पर जल के संग्रहण को लेकर, यानी कि आपके जो नहरें बनाकर उनसे इरिगेशन करना, वाटर प्रोसेसिंग, पाइपलाइंस टू सप्लाई वाटर, यानी एक परियोजना, एक बांध बनाकर बहुत सारे काम इसमें किए जाते हैं। पावर जनरेशन, पावर भी जनरेट की जाती है, ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये बहुत सारे काम जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। आइए बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना क्या है जी? ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनकी जॉइंटली संयुक्त परियोजना है बच्चों। ठीक है, अब ये भाखड़ा नागल बांध जो बन रखा है ये 518.16 मीटर लंबा है और 167.64 मीटर जो है वो ऊंचा है। तो ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी लंबाई है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये सबसे बड़ा बांध है। सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में ये सबसे बड़ा बांध है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा बांध सीमेंट और कंक्रीट का कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना के तहत बना गया बांध है। तो सीधी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। दामोदर नदी की अगर बात करें बेटा, तो दामोदर नदी जो है वो बिहार और झारखंड में 290 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, और बंगाल के अंदर 240 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, और आगे जाकर हुगली नदी में गिर जाती है। बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो जो है, बोकारो, चंद्रपुर और दुर्गापुर, ये जल विद्युत गृह है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये कहां कहां पर है। और 2500 किलोमीटर नहर प्रणाली का विकास जो है वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की सबसे बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना की अगर बात करें तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थापित है। ठीक है, और महानदी जो है उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि दामोदर घाटी जो है, यहाँ पर एक चीज और रह गई कि दामोदर नदी जो है उसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बेटा पश्चिम बंगाल का शोक कहने का क्या मतलब है? तो दामोदर नदी जो है, जब वर्षा ज्यादा होती है तो दामोदर नदी में उफान आ जाता है, और उफान आने के कारण से यहाँ बाढ़ आदि के कारण बनता है। इस दामोदर नदी जो है वो बंगाल के अंदर बाढ़ लाने का कारक बन जाती है। इसी कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। बेटा इतनी सी बात समझ लें। और अगली बात मैंने यहाँ पर कही कि महानदी जो है उसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा में जो बस्तर की पहाड़ियां है ना, बस्तर की जो पहाड़ियां बनी हुई, इनमें से जो है ये महानदी निकलती है और आगे उड़ीसा तक पहुंचती है।
विश्व का सबसे लंबा बांध, ध्यान रहे, विश्व का सबसे लंबा बांध कहां बना है? हीराकुंड परियोजना के तहत बनाया गया है। बड़ी सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की कुछ बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, तो अगर भारत में विकास हुआ है तो राजस्थान में विकास हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू ने देश की नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का नवीन मंदिर बताया है। ध्यान रहे, इन्होंने एक बात कही है कि भारत का नवीन मंदिर इन परियोजनाओं को कहा है, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किन्हें भारत का नवीन मंदिर कहा है? तो नदी घाटी परियोजनाओं को कहा, या नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? तो नवीन मंदिर कहा है, भारत के नवीन मंदिर है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान सबसे पहले बात करें चंबल घाटी परियोजना। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त योजना है और 1953 में ये स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर पिकअप बांध बनाया गया। पिकअप बांध क्या होते हैं? विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। पिकअप बांध क्या करता है? जैसे ये बांध है, मान लो ये बांध है, ये एक तरफ इधर बांध है, एक ये इधर बांध है। ये क्या करते हैं? अपना पानी एक जगह छोड़ते हैं, है ना, और ये पानी को रोकने का काम करता है। ये क्या करता है? इस पानी को पिकअप कर लेता है ना, पिकअप कर लेगा बेटा, तो रोकने का कार्य करता है इसके समान रूप से। और बाद में क्या करता है? ये जो पानी मिल जाता है इसको समान रूप से वापस क्या कर देता है? वितरित कर देता है। तो इतनी सी बात आपको यहां पर समझ लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं चीजों को लेते हुए। पिकअप डैम क्या होता है? वर्क फॉर द ब्लॉकिंग वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अदर रीजन इन द फॉर्म इन इक्वल फॉर्म, यानी ये बराबर बांट देते हैं। फिर बात करते हैं बैराज क्या होता है। बैराज जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। अब हम आगे इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे, तो इंदिरा गांधी नहर में क्या है जी, जो रावी नदी है और सतलज नदी है, इनका जहां संगम है वहां पर क्या कर दिया? एक बैराज बना दिया। तो बैराज क्या करता है? यहां से नहर निकालता है, यानी कि बांध में से नहर या नदियों के संगम में से नहरों को निकाला जाता है बैराज के माध्यम से। तो इजी लैंग्वेज में आप समझ लो कि बैराज किसे कहा जाता है? जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाए, जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाए, उसे बेटा क्या कह देंगे? हम बैराज कह देंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक करके जाएंगे, और पूरे के पूरे वीडियो को आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब करना है आपको, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। तो लाइक करेंगे, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स जो है मुझे ये उत्साह देते हैं कि मैं आगे और अच्छे आपके लिए काम करूं, और अच्छे नोट्स बनाऊं, और अच्छे से आपके साथ पूरे पेपर तक खड़ा रहूं, और आगे भी आपके साथ इसी तरह बना रहूं। तो इसलिए आप जो है लाइक करेंगे वीडियो को बिल्कुल से। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। तो अभी भी मैंने आपको कहा कि ये रावी नदी और सतलज नदी के संगम पर एक बैराज बना है जिसका नाम है हरिके बैराज। ध्यान रहे कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो न केवल भारत की अपितु एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर के रूप में इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 649 किलोमीटर। और अब बात करते हैं एक वर्ड आता है लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर क्या है और इसकी जरूरत क्या है? लिफ्ट करना है। आपने वो गाना सुना है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, है ना? तो गाना सुनाइए, लिफ्ट करा दे। यानी क्या करना है? राजस्थान की जो भूमि है ना वो समतल नहीं है बेटा, वो उबड़ खाबड़ सी है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आप देखते हैं तो ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब यहां पानी ऊपर की तरफ लेकर आना है, नीचे से ऊपर की तरफ लाना है, यानी क्या कराना है? पानी को लिफ्ट करवाना है। तो इसीलिए यहां जो ये नहरें बनी है ये पानी को आगे की तरफ पुश करती है, इसीलिए इनको लिफ्ट नहरें कहा जा रहा है। समझ में आ गया भाई? गाने से याद आ गया ना, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, है ना? तो याद आ जाएगा आपको लिफ्ट नहरें। तो जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में यहां पर डाल दिया जाता है। कुल लिफ्ट नहरें है कितनी? तो कुल है भैया 9। अब आ रहा है माही बजाज सागर परियोजना। ये क्या है जी? ये आपके राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो अब तक मैंने जितनी भी चीजें बताई है उनको ध्यान रखना कि कौन राजस्थान के साथ कौन सा दूसरा स्टेट मिलकर परियोजना को चला रहा है। 1971 में ये स्टार्ट हुई थी और ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगली परियोजना बीसलपुर परियोजना, ये 1997-1998 की है। टोंक में टोडर राय सिंह कस्बा है, वहां पर एक बीसलपुर नामक जगह है, वहां पर एक बनास नदी पर यह बांध बनाया गया है। 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। बिल्कुल आसान सी बात है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की कुछ परियोजनाएं हैं। राजस्थान में तो नाम अब खतरनाक खतरनाक ही आएंगे। सबसे पहले आ रहा है जाखम परियोजना। ये अनूपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। किस किस को सिंचित करता है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ को सिंचित करता है। अगला आ रहा है त्रिवेणियों का सोम, अंबा, कमला। तो ये क्या है? सोम, अंबा, कमला। तो ध्यान रहे, सोम नदी पर तो क्या बनाया गया? बांध बनाया गया है। और कौन से गांव में है? कमला अंबा गांव में ये बांध बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं सोम, अंबा, कमला। ठीक है। अगली परियोजना है मेजा बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में कोठारी नदी पर है। ठीक है ना। मेजा कहाँ है? कोठारी पर। मेजा कहाँ है? कोठारी पर, याद रखना है आपको। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख हनुमानगढ़, नोहर, मादरा और तारानगर। 33,000 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करता हुआ आगे चलता है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा परियोजना के बारे में अगर बात करें ना बेटा, तो नर्मदा परियोजना जो है वो वहां पर जो बांध बना है वो है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा परियोजना के तहत। और यह बाड़मेर जालोर सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी जो है वो प्रयोग में आता है। अगला आ जाता है जवाई। एक बार आओ जवाई जी पावना। तो लुणी की सहायक नदी है जवाई नदी, और जवाई नदी जो है वो एरिनपुरा पर पाली में बांध बनाया गया। तो एरिनपुरा एक क्या है, नाम सुना है? अरे हाँ सर, ये तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था। हाँ, याद कर लो, एरिनपुरा छावनी के बारे में। राजस्थान में जो विद्रोह आपने पढ़े होंगे, एरिनपुरा छावनी। हम राजस्थान जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो अभी इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो अभी आप इतना याद रख लो कि एरिनपुरा कहाँ है जी? पाली के अंदर है। 176 किलोमीटर लंबा मार्ग है। पाली व जालोर में इसके माध्यम से, जवाई बांध परियोजना के माध्यम से क्या की जा रही है बेटा? सिंचाई की जा रही है। अब आ रही है पांचना बांध। ठीक है ना। आपने 5 शब्द से कई वर्ड सुने होंगे, जैसे पंजाब, है ना, 5 नदियों का समूह पंजाब। वैसे एक शब्द और सुना होगा, पांचाली। सुना है? 5 पतियों वाली जो थी पांचाली, उसका भी नाम सुना है। तो यहां पर हम बात करें पांचना जो है, पांचना में भी 5 आपकी नदियां हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अट्टा। ठीक है ना। ये कौन कौन सी है? बरखेड़ा, भद्रावती, माची। ठीक है, माची, भैंसावट और अट्टा। ये कुछ थोड़े से देखिए नाम थोड़े ऐसे ही हैं, तो राजस्थान के नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। करौली के अंदर गुडला गांव है, यहाँ पर ये 5 नदियां, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा। ये एकमात्र मिट्टी का बांध है। ये भी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी का बांध कौन सा है, तो वो है बेटा पांचना बांध। फिर आगे आते हैं नारायण सागर बांध। भज नारायण। तो नारायण में अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है। 2 नहरें, खूटिया और पाडी नहर, ये 2 इसमें से नहरें निकलती है। राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के रूप में अगर हम बात करें तो बावड़ी है, तालाब है, झीलें हैं। नाड़ी क्या होता है? ये तालाब का एक छोटा रूप होता है। ठीक है ना। नाड़ी जो है वो तालाब का एक छोटा रूप होता है, स्मॉल फॉर्म कह सकते हैं हम पॉन्ड की, इसको छोटा रूप होता है। टांका क्या होता है? 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। 5 से 6 मीटर गड्ढा खोद लिया, उस पे ऊपर क्या बना दिया? टांका बना लिया। अब अगली चीज आती है आपके कि जोहड़ क्या है? ये टांके के समान, टांके से बड़ा और गोलाकार, वो खुला होता है। टांका तो फिर भी बंद होगा, लेकिन जोहड़ जो होगा वो बिल्कुल खुला होगा। खड़ीन क्या है जी? खड़ीन में क्या होता है? जैसे जो पर्वत की तीखी ढालें हैं, पानी यहाँ खड़बड़, यानी कि पानी जो है वो बहता जो है वो पहुंचता है नीचे की तरफ, और यहाँ पर इस पानी को रोकने के लिए क्या बना दी जाती है? ऐसे दीवारें बना दी जाती है, जिससे ये पानी जो है वो यहाँ पर रुक सके। अब पानी यहाँ रोकने का कारण क्या है जी? पानी यहाँ रोक कर ये खड़ीन बांध का निर्माण करते हैं। ये पानी यहाँ पर रुकेगा तो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल फर्टाइल हो जाएगी। मिट्टी बिल्कुल क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। साथ ही साथ भूमिगत जल की, यानी आपके ग्राउंड वाटर जो है उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, यानी भूमिगत जल जो है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। फिर ये इस जगह को सिंचाई करने के बाद, इसको पूरा तरबतर करने के बाद पानी को आगे की तरफ खोल देते हैं। ये पानी आगे जाता है और आगे की भूमि जो है उसको भी क्या करता है? इसी तरह सिंचित करता हुआ बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं जल स्वावलंबन और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। ये दोनों ही प्रमुख योजनाएं हैं।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत प्रत्येक गांव जल के प्रति स्वावलंबी बन सके। क्योंकि हमारे अगर प्राचीन व्यवस्थाएं देखिए तो चाहे आपके नाड़ी है, चाहे टांका है, ये सभी हुआ करते थे और लोग इनको जो है बड़ा ही सीरियसली लिया करते थे, इसलिए पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। प्रत्येक गांव जल को लेकर स्वावलंबी था, वहां प्रत्येक लोगों के लिए अलग अलग कुएं हुआ करते थे और इस सबके कारण था पूरी प्रकृति का मेहरबान होना। इसलिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन परियोजना के तहत जो है वो प्रत्येक गांव में जल के प्रति जागरूकता को फैलाना, दूसरा प्राचीन पद्धतियों को अपनाना, लोगों को कहना भी प्राचीन पद्धतियों को दोबारा अपनाया जाए और पानी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इनका मुख्य काम यहां पर होता है। तो बेटा अब आ गए हैं हम चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है जी? एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में क्या? कृषि। तो भारत की 54.6% जनसंख्या वर्तमान में भी कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से आजीविका प्राप्त कर रही है। ऋतु के आधार पर हम जो इसको 3 भागों में बांटते हैं, एक हो गया खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ, अब देखो यहां पर मैंने इसको पूरा यहां पर डिस्क्राइब कर दिया आप लोगों के लिए हम बिल्कुल हाजिर है, इसीलिए क्योंकि यहां पर खरीफ की बात करें तो ये ग्रीष्मकालीन फसल है, रबी की बात करें शीतकालीन फसल है, जायद की बात करें तो बसंतकालीन फसल है। खरीफ जो है वो जून जुलाई में उसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है, ये वर्षा पर बिल्कुल निर्भर है। इसमें प्रमुख हो गए चावल, मक्का, बाजरा। रबी की बेटा बात कर लेते हैं तो रबी जो है वो अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है और सिंचाई स्रोतों से उत्पादित होता है। यहां पर अगला देखते हैं, फरवरी अप्रैल में बुआई की जाती है, जनवरी जुलाई में जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है। हरी सब्जियां उगाई जाती है, इसमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब इसमें शामिल किए जा सकते हैं। भारत में कृषि विधियों के उपयोग के आधार रूप देखिए, सबसे पहले फूड ग्रेन क्रॉप्स यानी कि खाद्यान्न फसलें, उसमें कौन कौन शामिल होगा? उसमें राइस है, वीट है, जो हम डायरेक्टली खाने के लिए प्रयोग करते हैं, नॉर्मली प्रयोग करते हैं। फिर है कॉमर्शियल क्रॉप। कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं? जिनका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही होता है, जिसमें आगे शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब शामिल कर लिया जाएगा। फिर है प्लांटेशन क्रॉप यानी कि बागानी फसलें, जो बागों में उगाई जाती है, टी और कॉफी को इसमें शामिल किया जा सकता है। गार्डन क्रॉप्स, ये हो गई आपके बागानी गार्डन क्रॉप्स, बागानी जो है आपके फसलें हो गई, इसके अंदर हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें वीट है, राइस है, मेज है, मिलेट है, बाजरा है। मेजर पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी है? तो भारत में दालें खरीफ व रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, दोनों मौसम में बोई जाती है। खरीफ में आ जाती है आपकी मूंग, मोट, उड़द और अरहर। रबी के मौसम में आ जाती है मटर, चना और मसूर। तो चना जो है, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार, तो चने की जैसे ही बात आ जाती है तो याद रख ले आप बेटा कि भारत में जो है वो 1/3 भाग चने की दाल जो यानी कि फर्स्ट नंबर पर है। लोगों को क्या पसंद है जी? चने की दाल। और सेकंड नंबर पर आ जाती है अरहर। कौन सी है? सेकंड नंबर पर है अरहर। तो चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। तो सुन ले बाबू, आगे बढ़ते हैं कि क्रैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी कि नकदी फसलें कौन सी है? कहने का मतलब इतना सा है बेटा कि वो फसलें, वो चीजें जिनसे क्या मिलता हो जी? पैसा मिलता हो, जिनसे व्यापार हो। उनमें गन्ना शामिल किया जा सकता है, कपास शामिल किया जा सकता है। तिलहन में हम ग्राउंड नट्स और मस्टर्ड यानी कि मूंगफली और सरसों की फसलों को इसमें शामिल कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने आज ज्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं दिया है कि हम इन्हें क्वेश्चन आंसर में कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए आप केवल इनको एक रिवीजन की तौर पर यहां पर देखते हुए चले। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक हम पूरे चैप्टर का रिवीजन लेना है, इसलिए हम बहुत से पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। बेकार की बात करने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है? कि भाई ये इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर है वो अपना क्या देती है? सबसे पहली बात, रोजगार का साधन है। आज भी हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसमें लगी हुई है? वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करती है कहां पर? आपके कृषि में प्राप्त करती है। दूसरा, जीडीपी में सहायक। हालांकि ये जीडीपी में बिल्कुल सहायक है, परंतु जीडीपी में जो इसकी सहायता है वो लगातार कम होती जा रही है। उसका कारण है आपके सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बढ़ोतरी होना।
विदेशी व्यापार में योगदान, तो विदेशी व्यापार में योगदान आज भी मुख्यतः जो है निर्यात की एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले ये निर्यात किए जाते हैं। तो मुख्यतः भारत से बहुत सारी फसलें जो है वो निर्यात की जाती है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, अब बात करते हैं उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके। फिर औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार भी, कृषि जो है वो एक प्रकार से दूसरे औद्योगिक कृषि में प्रयोग होने वाले हार्वेस्टर है, चाहे कटाई के लिए जो प्रयोग आ रहा है, चाहे बुआई के लिए जो मशीनें प्रयोग आ रही है, ट्रक है, तो औद्योगिक उत्पादों के लिए भी एक प्रकार से कृषि स्वयं क्या है, बाजार का रूप ले लेती है। अब आगे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि क्या है, जो झूम झूम कर की जाए, जो घूम घूम कर की जाए, तो झूमिंग कृषि उसे ही कहते हैं बेटा। तो झूमिंग कृषि में क्या होता है कि इसमें बंदा निकल जाता है, वहां पर देखता है एक बड़ा सा जंगल है, जंगल में जाएगा, पहले जंगल में जाकर लगाएगा आग लगाकर उसको बर्न कर लेगा पूरा, फिर जलाने के बाद उस पूरी भूमि को तैयार करेगा, फिर वह खेती बाड़ी करेगा, 2-3 साल खेती बाड़ी करेगा, फिर किसी और स्थान पर चला जाएगा। तो इसको बेटा क्या कह देते हैं हम, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूम झूम कर, घूम घूम कर। चावल की 3 फसलें हैं। 3 फसलें कौन कौन सी है जी? चावल की 3 फसलें हैं। एक का नाम है अमन। मानसून में क्या होता है जी, आनंद आ जाता है, बारिश जब आती है, अमन, चैन, सुख, शांति वो सभी मिलती है, इसलिए मानसून में जो चावल की फसल है वो अमन। सर्दियों में क्या होती है, ओस। तो शीतकालीन फसल का नाम क्या है, ओस। गर्मियों में आदमी क्या है, बोर हो जाता है ना, जैसे आप हो रहे हो घर बैठे बैठे। अरे बेटा बोर होने का कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम है तो क्या गम है, पढ़ना ही है आपको। तो वीडियो को आप लाइक करते हैं तो मुझे बता देंगे कि मुझे आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना। तो बोरो जो है वो ग्रीष्मकाल में चावल की फसलों को हम कहते हैं। अगली बात करें मक्का। जी हाँ, मक्का जो है बड़ा उपयोगी है जी, क्योंकि मक्का चारे के रूप में भी प्रयोग होता है, फूड ग्रेन के रूप में भी प्रयोग होता है, और इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसके खूब सारे हैं। तो तीनों में ये प्रयोग आ रहा है। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है बेटा, कि खनिज व ऊर्जा संसाधन, यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स को हम 2 भागों में बांट देते हैं, एक तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक को भी 2 भागों में बांट देते हैं, एक हो गया आपके फेरस और दूसरा नॉन फेरस, यानी कि आपके लोह और अलोह। लोह में आ गए क्रोमाइट, पाइराइट, कोबाल्ट, और अलोह जिसमें लोहा नहीं है इसमें आ जाएगा सोना, तांबा, जस्ता। फिर अगला है इधर आपके अधात्विक। अधात्विक में डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि को शामिल किया जाएगा। ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो फ्यूल मिनरल्स, न्यूक्लियर पावर मिनरल्स, ये इनको इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं खनिज से तात्पर्य भूमि से। खनिज का मतलब क्या है ना। तो खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो। मतलब मानव ने अपने हाथ में एक बड़ा सी लेकर और यहाँ पर चालू कर दी खुदाई, खोदता गया, खोद के उसने क्या निकालना है जी, कोई ऐसा प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या हो, यूजफुल हो, मानव के लिए जरूरी हो, ऐसी चीजों को उसमें से उसे निकालना है। ठीक है। तो इतनी समझने वाली बात है। लोहे की अगर बात करें, आयरन की बात करें, तो आयरन जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम देख रहे हैं। आयरन जो है वो इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। सबसे पहले बनने वाली चट्टान जो है वो इग्नियस रॉक्स कहलाती है। सेकेंडरी जो होती है आपके उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। सेकंड जो होती है उसे आपके सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, और लास्ट जो होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। यानी 3 प्रकार के आपके आग्नेय, कायांतरित चट्टान और आपके अवसादी चट्टान के रूप में बनता है। ठीक है। रूस के बाद भारत का 2nd नंबर है लोहे के उत्पादन में। तांबे की अगर बात करें तो धारवाड़, अरावली, श्रृंखला में ये पाया जाता है, और उसमें कायांतरित चट्टानों में मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इसका और कौन सा है, सल्फाइड और चारका पाइराइट। कौन सा, चारका पाइराइट। खाने कौन कौन सी है जी, कोलिहान खान, मंधान खान, मोसाबानी खान और राखा खान, ये महत्वपूर्ण इसमें देखने होंगे। अगली बात करते हैं अभ्रक की। माइका जो है, माइका में तो भारत का प्रथम स्थान है ही है, क्योंकि सभी तो माइका ही चाहते हैं। तो माइका में इंडिया का क्या है जी, 1st स्थान है। यहाँ पर 2 प्रकार के हो गए, एक का नाम है मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक, दूसरे का नाम है बायोराइट यानी कि गुलाबी अभ्रक।
आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में यह होते हैं। आगे बात करते हैं सीसा व जस्ता। सीसा व जस्ता लेड और जिंक, भारत में 95% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में होता है, और राजस्थान में भी चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। ध्यान रख लेंगे, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर। अगले बात करते हैं कोयला। कोयले की बात करते हैं, कोयला, शाहरुख खान वाली फिल्म याद आ गई, अरे बेटा कोयले की बात हो रही है। कोयला है गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में मिलता है। अब ये सर गोंडवाना क्या आ गया, तो देख जब पृथ्वी का विभाजन हुआ तो पृथ्वी जो है दो भागों में बट गई, एक का नाम रखा गया अंगारा लैंड, दूसरा बन गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ये क्या है, हमारी जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, तो इससे हम याद इसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे है पेट्रोलियम अवसादी चट्टानी भाग, ठीक है। स्पंज के भांति हमें जो पेट्रोलियम मिलता है ना, पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो वनस्पति थी, जो जीव जंतु थे, वो दब गए किसमें, भूमि के नीचे, और भूमि के नीचे दबने और तापीय क्रिया से प्रभावित होकर वे क्या बन गए हैं, पेट्रोल का रूप ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये मिल जाएंगे आपको बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर। राजस्थान में खनिज की अगर बात करें तो मिनरल्स इन राजस्थान, राजस्थान को खनिजों का अजैब घर कहा जाता है, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। एंड 79 टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, 44 बड़े, 23 छोटे और 12 जो है वो तो गौण ही है, जिनके बारे में ज्यादा जाना नहीं जाता। तांबा नगरी कहा जाता है खेतड़ी को, और संगमरमर नगरी कहा जाता है मकराना को। जो ये चीजें बता रहा हूं ना, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए बता रहा हूं बेटा कि तांबा नगरी किसे कहा जाता है। छोटा सा प्रश्न बन के आपके सामने आ जाएगा, तांबा नगरी किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या दोगे, खेतड़ी को कहा जाता है जी। संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या दोगे जी, मकराना को कहा जाता है। इतनी सी है बात, क्यों लेनी है टेंशन। चले आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का क्या मतलब है जी, विनिर्माण यानी विशेष निर्माण, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसान जो है उसने गन्ना उगाया, उस गन्ने से शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया है, उस गन्ने से शक्कर बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, उसे ही हम विनिर्माण की संज्ञा देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृषि तथा खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों को रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। उद्योगों की शुरुआत अगर देखें तो 1845 में सूती वस्त्र की खुली थी मुंबई में, 1855 में जूट, 1848 में प्रथम औद्योगिक क्रांति जारी हुई थी। लौह इस्पात उद्योग की अगर बात करें, लौह इस्पात आयरन स्टील इंडस्ट्री औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ तथा अन्य उद्योगों की जननी कहे जाने वाला उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग को अन्य उद्योगों की जननी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे उद्योग जो है वहां पर कच्चे माल के रूप में लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो और लोहा जो है उसको बनाने का काम जो दूसरी फैक्ट्रीज करती है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आधारभूत उद्योग है जी ये, ठीक है। ब्रिटिश जो है वो ले जाते हैं आपके दुर्गापुर से, दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश जो आपके लौह इस्पात उद्योग लेकर आए ब्रिटिश सहयोग से लेकर आए दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल। जर्मनी की अगर बात करें तो राउरकेला उड़ीसा। रूस की बात करें तो रूस हमारी क्या करता है, हमेशा भलाई करता है। याद हो जाएगा आपको, रूस क्या करता है हमारा, हमेशा भलाई। भलाई से याद करना है, भिलाई। भिलाई कहाँ है जी, छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं, बोकारो की अगर बात करें, बोकारो झारखंड एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। अब कुछ बात करते हैं और 1818 में भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कलकत्ता में फार्ट ग्लास्टर ने खोला था। किसने खोला था, फार्ट ग्लास्टर ने खोला था, लेकिन ये फेल हो गया था। 1854 में फिर क्या हुआ, 1854 में फर्स्ट इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मिल यानी पहली भारतीय सूती मिल मुंबई में कवासजी डामर के घर खोली गई थी। तो 1854 में जो है कवासजी डाबर ने पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। और महाराष्ट्र जो है वो सूती वस्त्र के उत्पादन में एक नंबर है। कुल मिला के महाराष्ट्र में ये जो जानकारी दे रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सारी की सारी, क्योंकि इस चैप्टर से आपके जो है 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन जहां पर आ जाते हैं वहां पर भैया वाट लग जाती है, क्योंकि आपको हर चीज बारीकी से यहां पर देखनी पड़ती है। इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो डायरेक्ट आपको बता रहा हूं।
54 इनमें से जो है डायरेक्ट मुंबई में, इसीलिए मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो आपको अगर पूछ ले कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे, महाराष्ट्र है। अगला बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट का आविष्कार 1824 में 1824 में इंग्लैंड में पोर्टलैंड के जोसेफ ने किया था, तभी से इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। अगला है कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री। अखबारी कागज, देखिए कुछ इलाकों के नाम यहां दे दिए हैं, तो अखबारी कागज जो है वो है नेपानगर मध्य प्रदेश। अखबारी कागज कहां प्राप्त होता है, नेपानगर मध्य प्रदेश। और नोट छापने के कागज जो है वो सरकारी कारखाना है, कहां पर, होशंगाबाद। होशंगाबाद में नोट छापने का सरकारी कारखाना है, होशंगाबाद में। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग हैं सीसा जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट में जो सफेद सीमेंट का कारखाना है उसे कॉटन कहा जाता है। हस्तलिखित उद्योग, आपके हस्तशिल्प उद्योग, उसके अलावा भी जो उद्योग दे रखे हैं नमक व रसायन, ऊन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, तिलहन उद्योग, इन सभी में हमारा राजस्थान क्या है जी, पहली पोजीशन पर बिल्कुल है। अब हम शुरू करते हैं बेटा प्रश्न उत्तर की सीरीज, ठीक है। प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। राजस्थान में शुष्क कृषि किन जिलों में की जाती है, ठीक है। राजस्थान में जो शुष्क कृषि है वो कौन कौन से जिलों में होती है, तो राजस्थान में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू और अलवर। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू और अलवर, इन जिलों में शुष्क कृषि की, ड्राइड कृषि जो है वो यहाँ पर की जाती है। इतना समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किन राज्यों में होता है, तो भारत के अनेक राज्यों में कपास की फसल उगाई जाती है, बहुत सारे राज्यों में उगाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक अमेरिकन कपास पंजाब, हरियाणा, देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं यहां पर, तो पंजाब, हरियाणा, आपके राजस्थान में मध्य रेशावली कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु में उगाई जाती है। अगला है कि एक क्वेश्चन और यहाँ पर एक साथ ही बन गया है कि नरमा से आप क्या समझते हैं, तो लंबे व महीन रेशे वाली कपास को, लंबी और महीन रेशे वाली जो कपास है उसे नरमा कहा जाता है। इसे अमेरिकन कपास भी कहते हैं। नरमा को एक नाम और हो गया अमेरिकन कपास। मुद्रादायनी फसलों के कपास के योगदान का वर्णन कीजिए। मुद्रादायनी फसलों में कपास के योगदान का वर्णन कीजिए। कपास एक मुद्रादायनी फसल है जो किसानों की आर्थिक दशा में परिवर्तन लाने में बिल्कुल सक्षम है। सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल होने के कारण इसकी बहुत मांग है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कपास ही है। लंबे व महीन रेशे, मध्यम रेशे तथा छोटे रेशे वाले, तीन टाइप का हो गया, लंबा और मध्यम रेशे, फिर आ गया आपके मध्यम रेशे, और आ गया छोटे रेशे वाली कपास की मुख्य किस्में हैं। कपास उत्पादन क्षेत्र के किसानों का इसका लाभ पहुंचता है, अर्थात कपास का मुद्रादायनी, मुद्रादायनी ये वर्ड क्या है, मुद्रादायनी यानी कि मुद्रा देने वाली, ये फसलें क्या देगी आपको, मुद्रा देगी, पैसा कमा के देगी गारंटेड रूप से, तो उन्हें मुद्रादायनी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली चीजों को देखते हुए। बाजरे की फसल के बारे में वर्णन कीजिए। तो बाजार खाद्यान्न तथा चारे दोनों के लिए उगाया जाता है। बाजरा जो है वो खाद्यान्न के लिए भी उगाया जाता है, चारे के लिए भी उगाया जाता है। इसकी खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा हो तो यह सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। राजस्थान देश का 42% 52% बाजरा का उत्पादन करता। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और जालोर बाजरा उत्पादक मुख्य जिले होते। भारत में कृषि फसलों में दलहन का योगदान बताइए।
तो भारत में कृषि फसलों में दलहन का योगदान बताना है कि दालों का क्या योगदान है जी। दाल जो है बड़ी जरूरी है। हाँ जी, कई प्रकार की दालें आप खाते होंगे और कृषि फसलों में दलहन का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रोटीन की पूर्ति के लिए दालों का उपयोग करता है। ध्यान रहे, भारत की जनता जो है प्रोटीन की प्राप्ति के लिए दालों का प्रयोग करती है। इसकी खेती रबी तथा खरीफ दोनों मौसम में की जाती है। मैंने आगे भी आपको नोट्स में भी समझाया था कि मूंग, मोठ, उड़द, अरहर खरीफ के मौसम में और वहीं मटर, चना, मसूर आदि रबी के मौसम में पैदा की जाती है। दालों के उत्पादन में 1/3 भाग चने की दाल का है। अभी भी आया था चना जोर गरम बाबूजी में लाया मजेदार। तथा इसके बाद अगला कौन सा है? अरहर का स्थान है, ऊपर नोट्स में हमने बात की थी। उड़द तथा मूंग भी महत्वपूर्ण दलहन फसलें हैं। राजस्थान मूंग उत्पादन में, ध्यान रहे यहां पर मूंग लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, मूंग उत्पादन में देश में प्रथम है। यहां अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जिलों जालोर, नागौर, जोधपुर व पाली में मूंग का उत्पादन किया जाता है। उड़द कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में उगाई जाती है। वहीं मसूर की अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में हम अलवर, भरतपुर, धौलपुर में ये बोया जाता है। देखिए ये बहुत सारी चीजें मैप से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट पहले आप इसको थोड़ा याद करेंगे, 2 से 3 बार सुनेंगे, फिर मैं जो है आपको एक मैप की क्लास अपनी आएगी, जैसे अपनी ज्योग्राफी की क्लासें खत्म होती है तो एक छोटी सी क्लास में आपको एक्स्ट्रा मैप की भी करवा दूंगा, जिसमें आप राजस्थान का कंप्लीट मैप देख लेंगे और भारत के मैप को भी स्टडी कर लेंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी बताएंगे अब कि भारत में लोह के अयस्क कौन कौन से पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, आपके सिडेराइट तथा लेटराइट जैसे 5 प्रकार के लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। फिर से रिवाइज करें, मैग्नेटाइट, हेमेराइट, लिमोनाइट, सिडेराइट तथा लेटराइट जैसे 5 प्रकार के लोहे के अयस्क पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है जी? आ चुका है। अगला प्रश्न है भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाए जाते हैं? तो अभ्रक में मैंने आपको ऊपर बताया था, नोट्स में भी आया था, मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक या बायोराइट या गुलाबी अभ्रक अयस्क पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ रहा है? भारत में बॉक्साइट के वितरण के बारे में समझाइए। तो विश्व में बॉक्साइट भंडार की दृष्टि में भारत 5वें स्थान पर आता है। कितवें नंबर पर आता है? 5वें स्थान पर आता है, जहां उड़ीसा राज्य, उड़ीसा याद आ गया, उड़ीसा राज्य के कोरापुर, कालाहांडी तथा संभलपुर जिलों में, जबकि झारखंड के रांची, पलामू, गिरिडीह, लोहरदगा, पेटलैड्स में, मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर जिलों में और गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर तथा कच्छ जिलों में यह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के ठाणे, कोल्हापुर, सतारा, रतनगिरी, पुणे जिलों में और भंडार है। देश का लगभग 95% भंडार वर्जित क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सीसा जस्ता के वितरण के बारे में वर्णन करना है। तो भारत में 95% सीसे व जस्ते का भंडार राजस्थान के चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। कहां कहां होता है? फिर से देखिए, भारत में 95% सीसे व जस्ते का भंडार राजस्थान के चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में होता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु में सीसा व जस्ते के भंडार भी पाए जाते हैं। तो अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं। अगला प्रश्न बन रहा है आपके सामने, भारत में तांबा के वितरण के वर्णन करना है। तांबा का वितरण किस प्रकार है? तो भारत में विश्व का 9% तांबा भंडार है। कितना प्रतिशत है पूरे विश्व का? 9% तांबा भंडार हमारे पास है, जबकि भारत का 95% तांबा जो है, अगर उस 9% का भी 95% तांबा जो है वो मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल, झारखंड में जाओगे तो सिंह भूमि, हजारीबाग तथा पलामू जिले, और राजस्थान में जाओगे तो झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले, और आंध्र प्रदेश के गंटूर तथा कुर्नूल, कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में निकाला जाता है।
अगला प्रश्न क्या आ रहा है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के वितरण के बारे में वर्णन कीजिए। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अब भैया ये क्या बता दिया सर आपने? तो कोयले के आपके 4 टाइप है ना, 4 टाइप है। कौन कौन से? ए क्वालिटी का जो कोयला है उसे एंथ्रेसाइट कहा जाता है। बी क्वालिटी का जो कोयला है उसे बिटुमिनस कहा जाता है। सी क्वालिटी का कोयला है उसे लिग्नाइट कहा जाता है, और एकदम डी क्वालिटी का कोयला है उसे पिट कह दिया जाता है। तो अपने पास जो है कोयला वो लिग्नाइट टाइप यानी 3rd कैटेगरी का कोयला पाया जाता है। तो भारत में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है जो चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कर्पूरी, जाली पागल और भड़का, गंगा तथा शिव तथा बीकानेर के वर्सिंगर, पलाना, गुढ़ा, बीटनोक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा, माता सुख में मिलता है। तो ये कुछ स्थानों के नाम हमने देख लिए। यहाँ पर भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना जो 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर ने खोला था। कब खोला था? 1818 में खोला था। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है? तो पहला लौह इस्पात कारखाना है जी आपके 1907 सांकची में आपके टिस्को के नाम से स्थापित किया गया। किस नाम से स्थापित किया गया? टिस्को के नाम से। भारत में नोट छापने का कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद। कहाँ पर है जी बच्चों? नोट छापने का कारखाना कहाँ है? होशंगाबाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बहुत ही मजा आ रहा है आप सभी को। तो पूर्व का बोस्टन का नाम बताओ जल्दी से। पूर्व का बोस्टन किसे पुकारा जाता है? तो अगला उत्तर आपके नीचे ही दिया है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। यह सर्वाधिक रोजगार का सृजन करता है। जो सूती वस्त्र उद्योग है सर्वाधिक रोजगार का सृजन करता है। यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की संख्या अनुसार देश में प्रथम स्तर का उद्योग है, और भारत विश्व का सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बनता है। चीन पहला स्थान है, दूसरा स्थान किसका है? हमारे प्यारे भारत का सूती वस्त्र उद्योग में। भारत में इसकी शुरुआत 1818 में हुई थी और पहली मील स्थापित की थी। ठीक है ना, याद रहे आपको। आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं हम। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास पर प्रकाश डालिए। तो राजस्थान में अगर सीमेंट उत्पादन में एक अग्रणी राज्य है। सर्वप्रथम 1912-13 में लाखेरी में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। आज सीमेंट कारखानों का केंद्रीकरण निम्बोहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में पाया जाता है। उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही अनेक बड़ी मध्यम तथा निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं। चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी कहा जाता है। तो याद रहे, राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान की सीमेंट नगरी की अगर बात करेंगे तो किसे कहा जाता है जी? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। देश का 16% सीमेंट उत्पादन राजस्थान में होता है। 90% पोर्टलैंड, 10% इसमें सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। जीके सीमेंट, मंगलम सीमेंट, बिनानी सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने राजस्थान में स्थापित हो चुके हैं। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो वो कौन सी हमने पढ़ रखी है, वो है हमारी प्यारी सी इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं बड़ा ही मजे से और चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए। देखिए, आप अगर चीजों को याद करते हुए मेरे साथ चलेंगे, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका पेपर इतना जोरदार होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वो है आपके हीराकुंड डैम, जिसकी लंबाई है 4801 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बैराज से क्या तात्पर्य है जी? बैराज किसे कहते हैं? तो नदी के प्रवाह मार्ग में दिशा परिवर्तन करते हुए नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए बनाया गया तटबंध
बैराज कहलाता है। ठीक है, नदी के प्रवाह मार्ग में दिशा परिवर्तन, क्योंकि मैंने आपको बताया बैराज क्या काम करता है कि भाई सिंचाई के लिए अपने को नहर निकालनी है, और जो नहर अपने को निकालनी है तो वो वहीं से निकालनी पड़ेगी, तो दिशा का परिवर्तन करना है, किधर पानी को कैसे ले जाना है, तो बैराज का काम, जैसे हरी के बैराज, कोटा बैराज, ठीक है ना, तो बैराज का मुख्य काम ये होता है। अगला आ रहा है गड़ीसर और गजरूप सागर। गड़ीसर और गजरूप सागर कौन से जिले में, जल्दी से बताएंगे, तो कौन से जिले में, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जैसलमेर जिले में है सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार हो गए आप। अगला प्रश्न है बावड़ी क्या है। बावड़ी देखिए, रामदेव जी की बावड़ी देखी होगी आपने, है ना, तो बावड़ी पर प्रकाश डालिए, थोड़ा डालते हैं प्रकाश, लाइट डालने मत बैठ जाना, तो बावड़ी प्रकाश डालते हैं कि बावड़ियां जल संग्रहण तथा जल संरक्षण हेतु, ठीक है, जल संग्रहण तथा जल संरक्षण हेतु निर्मित की जाती है। ये चतुष्कोणीय होती है, यानी चार कोण वाली होती है, गोल होती है, वर्तुल आकार में बनाई जाती है, वर्ताकार आकार में बनाई जाती है, गोल आकार में बनाई जाती है, स्फेरिकल आकार में बनाई जाती है। इसमें प्रवेश मार्ग से मध्य तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं, आंगननुमा भाग होता है। याद करो रामदेव जी की जो बावड़ी है उसको अपने जद्दोजहद में याद करो, अपनी कल्पना में याद करो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है जिन पर कलात्मक मेहराब व स्तंभ व झरोके होते हैं। इन झरोकों में स्थानीय जल देवताओं की मूर्तियां होती है। अब मेरे कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यार हिंदी में करा रहे हो, तो बेटा इंग्लिश में भी मैटर यहाँ पर उपलब्ध है। ये सारा का सारा मैटर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आप वहां जाके उसे सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। खड़ीन क्या है जी, जल्दी से देखिए। खड़ीन जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण व जल प्रबंधन हेतु अपनाई गई तकनीक है। कौन सी किन्होंने अपनाई थी, पालीवाल ब्राह्मणों ने इस तकनीक को अपनाया था। इसे कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू मार्ग पर कच्ची अथवा पक्की दीवार बनाकर रोका जाता है। अतिरिक्त जल को, अभी मैंने पढ़ा था, ये अतिरिक्त जल को, जो जल बच गया, को दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है ताकि दूसरे खड़ीन भूमि को मिल सके। इससे भूमिगत जल में वृद्धि होती है, सीधा सीधा ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, मिट्टी की संरक्षण, मिट्टी की नमी बनी रहेगी और फलतः रबी तथा खरीफ फसलें आसानी से पैदा हो सकेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। भाखड़ा नागल परियोजना का वर्णन करना है। भाखड़ा नागल परियोजना क्या थी? भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी तथा सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। कहां पर है? सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सतलुज तथा यमुना के मध्य भागों में सिंचाई, विद्युत व पेयजल की आपूर्ति व आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। इनमें से दो डैम है, भाखड़ा बांध और नागल बांध, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को सिंचित करने के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, चीजें समझ में आ रही है आपको, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, है ना। इंग्लिश में भी दे रखा है, घबराने वाली बात नहीं है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में बताइए। तो राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है बेटा? इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन के रूप में स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार तथा भामाशाहों के सहयोग से जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर बनाना। यानी गांव के स्तर पर ही, गांव के लोगों द्वारा ही कुछ भामाशाह और कुछ सरकार का पैसा लगाकर उनके लिए जल स्वावलंबी बनाया जाए, यानी वो अपने गांव में अपने पानी को खुद तैयार कर सके, अपने लिए जो पानी है उनका संग्रहण खुद कर सके। ठीक है, फिर अगली बात आती है, इसके द्वारा भूजल स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोत, कुएं, तालाब, नाड़ी तथा लुप्त हो रहे हैं, जो जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य है जी। पंचायत स्तर पर देखा जाए तो नाड़ियों, तालाबों व कुओं की खुदाई तथा इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य करना तथा इन जल स्रोतों के जल प्राप्ति क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाकर जल प्राप्ति के मार्ग को ठीक करने का कार्य किया जाना। समय अवधि 4 वर्ष है तथा 21,000 गांवों को लाभ इसमें पहुंचाया जाएगा।
जिसमें गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीयों तथा अन्य स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण क्षेत्र का उपचार कार्य करना है। इसमें डीप कंटिन्यूअसर, कंटूर, ट्रेंजर, स्टर्ड गम, आपके फार्म पॉन्ड, संकन गलीपेट, खड़ीन, जोहर, टाका, ये सभी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। कुल मिला के ये कुछ ऐसी पद्धतियां जो गांव में इजीली बनाई जा सके वो बनाओ और गांव को क्या कर दो जी, डेवलप्ड कर दो बिल्कुल से। ठीक है जी। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। ये हमने हिंदी में पूरा इसको डिस्क्राइब यहाँ पर कर लिया है, पूरा अच्छे से समझ लिया है। अब नीचे जो है इंग्लिश में दे रखा है, तो आप नीचे जाके आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यदि आप करके जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका पेपर वास्तव में हो जाएगा झिंगा लाला, और आप कहोगे कि वास्तव में इसको पढ़ डाला तो पेपर हो गया हमारा भी झिंगा लाला। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ अल्फा मेंटर्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि वास्तव में किस तरह से हम कम समय में बेहतर पढ़ाई करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए।